नमस्कार, मैं रुपेश कुमार उड़ान आईएएस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को ज्ञात है हमारी संस्थान के द्वारा सीजीपीएससी प्री एवं व्यापम के लिए महत्वपूर्ण एमसीक्यू श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसके तहत आज मैं आपके समक्ष भारत भूगोल के संबंध महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हमारी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। हमारी संस्थान के द्वारा आरक्षक भर्ती को लेकर हाल ही में आप देखेंगे 1 जनवरी 2024 से आरक्षक भर्ती का जो ऑनलाइन फॉर्म है उसका प्रारंभ हो चुका है, जो मुख्य रूप से 15 फरवरी तक क्या होगा, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया जाएगा। 1 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के मध्य, जिसको लेकर आपकी तैयारी बेहतर हो इसके लिए हमने एक नई बैच प्रारंभ की गई है। यह बैच 8 जनवरी 2024 से शाम को 5:30 से 8:30 बजे के मध्य हमारी जो हेड ऑफिस है रजबंधा मैदान जय स्तंभ चौक के पास से संचालित की जाएगी। यह बैच मुख्य रूप से विषय विशेषज्ञ टीचर्स के द्वारा आपको अध्यापन करवाया जाएगा। साथ ही इस बैच की खासियत यह है कि आपको ऑफलाइन मोड के साथ साथ आपको ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध की जाएगी। जो भी क्लासेस में आपको पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ नोट्स आपको उपलब्ध होगा। साथ साथ यह बैच मुख्य रूप से एसआई का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग संचालित की जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। हमारा जो आज का टॉपिक है मुख्य रूप से भूगोल से संबंधित जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, इसके तहत हम देखेंगे कि जो वर्तमान में 7 महाद्वीप है वो किस प्रकार से एक दूसरे से दूर हटी है, क्या पहले इस महाद्वीप का स्वरूप किस प्रकार के था, वो पूरे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में पढ़ेंगे। इसका आज एमसीक्यूज पैटर्न पे अध्ययन होगा, उस एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग आपको पूरा विश्लेषण करवाया जाएगा। दूसरा होगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के तहत प्लेट जो शब्द लिखा है वो प्लेट है क्या चीज, क्या ये प्लेट किस प्रकार से गति करती है, इस प्लेट के परिणाम स्वरूप क्या क्या घटनाएं हो सकती है, उसका पूरा अध्ययन करेंगे। एमसीक्यूज पैटर्न में होगा ये भी। अगला होगा आपका भूकंप, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका प्लेट टेक्टोनिक महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अर्थात प्लेट की गति का है, और उसी प्लेट के गति की वजह से भूमि में क्या आती है, कंपन आती है। तो भूमि में कंपन क्या कहलाता है, भूकंप। तो उस भूकंप का प्रभाव देखेंगे, भूकंप के कारण क्या हो सकते हैं, इस भूकंप के पैमाना क्या क्या होता है, रिक्टर स्केल वगैरह जैसे कि आप पढ़ते हो उसमें। भारत का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक भूकंप जनित क्षेत्र है, विश्व का कौन सा एरिया सर्वाधिक भूकंप वाला क्षेत्र है। तो पूरा इसका थ्योरी देखते हैं, साथ साथ इसका एमसीक्यू भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। तो अगला हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न, वेगनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे असत्य बोला गया है, कोई भी क्वेश्चन जब पढ़ते हो तो असत्य को अंडरलाइन कीजिएगा। यहाँ पे देखो, कार्बोनिफेरस युग में विश्व के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिसे उन्होंने क्या कहा, पेंजिया कहा। देखते हैं अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में। पेंजिया टेथी सागर नामक क्या महासागर से घिरा हुआ था। उत्तरी अमेरिका, यूरोप आदि क्या अंगारा लैंड के भाग थे। अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड का अंग था क्या। ये सब देखते हैं हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अलावा आप मुख्य रूप से किसमें देखेंगे, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में। तो बात करें अगर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का, तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट, इसके कौन है, अल्फ्रेड वेगनर महोदय है। अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने 1920 से 21 के मध्य ये थ्योरी दिया था। इन्होंने माना कि जो वर्तमान में 7 महाद्वीप है, अगर आप देखेंगे अभी विश्व में टोटल कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप। इस 7 महाद्वीप कुछ इस प्रकार से समझेंगे। ये आपके समक्ष एक मैप है जिसमें आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा उत्तरी अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका कहलाती है। ये वाला दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, और ये आपका अंटार्कटिका। अभी ये महाद्वीप आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से महाद्वीप अलग अलग हिस्से पे है, बीच में क्या है, ये महासागरें हैं। तो यही जो 7 महाद्वीप है वो किस प्रकार से निर्मित हुआ है समझेंगे ध्यान से। इन्होंने बताया कि जो वर्तमान में 7 महाद्वीप है ये कार्बोनिफेरस युग, कार्बोनिफेरस युग, ये मुख्य रूप से वर्तमान से 35 करोड़ वर्ष पहले की बात है, 35 करोड़ वर्ष पूर्व।
इन्होंने बताया जो 7 महाद्वीप है वो पहले एक भूभाग था, जो अभी मैंने 7 दिखाया ना आपको, वो एक भूभाग था और इसके चारों ओर क्या था, पानी अर्थात जल था। इस प्रकार से जब एक भूभाग था तो ये कहलाता था पेंजिया, इसको क्या बोला जाता था, पेंजिया। और जल वाला भूभाग एक साथ था, वो कहलाता था पेंथलासा, पेंथलासा। ध्यान से समझेंगे, जो 7 महाद्वीप आपको मैंने दिखाया वो एक भूभाग था, वो पेंजिया कहलाया, और जो जल वाला भाग था क्या कहलाया, पेंथलासा कहलाया। इन्होंने बताया इस पेंजिया में कार्बोनिफेरस युग में क्या होती है, पृथ्वी के आंतरिक बल के वजह से, पृथ्वी के आंतरिक बल के वजह से ये 2 भागों में विभाजन हो जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाला भूभाग। ऊपर वाला जो हिस्सा ये कहलाता है अंगारा लैंड, इसको बोला जाता है अंगारा लैंड, और नीचे वाला हिस्सा कहलाता है आपका गोंडवाना लैंड। जब 2 भागों में टूटा तो ऊपर वाला अंगारा लैंड, नीचे वाला गोंडवाना लैंड। अब इन्हीं दोनों भूभाग के बीच में पानी का प्रवेश होगा, जल, तो ये जो बीच का भूभाग है ये कहलाता है आपका टेथिस सागर। इसको क्या बोला जाएगा, टेथिस सागर बोलेंगे। तो ध्यान से समझेंगे, ऊपर अंगारा लैंड, नीचे गोंडवाना लैंड, बीच का जो पानी प्रवेश किया क्या कहलाया, वो टेथिस सागर। फिर ये एक्सप्लेन करते हैं कि जो टेथिस सागर है इसके बाद यहाँ पे वर्तमान से मुख्य रूप से 22 करोड़ वर्ष पूर्व, 22 करोड़ वर्ष पूर्व, और ये समय कहलाता है आपका जुरासिक युग, जुरासिक युग। इन्होंने बताया कि जुरासिक युग में ये जो आपका अंगारा और गोंडवाना लैंड है इसमें अंतिम बार से विभाजन होता है, तब ये पुनः क्या होती है, अलग अलग भागों में टूट जाती है। जैसे समझेंगे, ये जो हिस्सा ऊपर का जो टूटा यहां से और इस दिशा में गति किया ये कहलाया नॉर्थ अमेरिका। ये जो हिस्सा है यूरोप प्लस एशिया, इसको आप बोलते हो यूरेशिया, यूरेशियन प्लेट। नीचे का भाग अगर टूटा तो ये हिस्सा गति किया तो ये कहलाया साउथ अमेरिका। यहां से ये टूटा तो ये कहलाया अफ्रीका, ये कहलाया ऑस्ट्रेलिया, और ये आपका अंटार्कटिका। तो यहाँ पे देखो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया 3 महाद्वीप ऊपर में, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया 4 यहाँ पे। तो टोटल कितने महाद्वीप हो गए, यहाँ पे 7 महाद्वीप ये हुआ। इसी बीच में ये जो हिस्सा है अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया वाला, यहाँ था आपका इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट। अब यहाँ से टूटा, गति करते करते यहाँ आके इसे टकराया। तो हम पढ़ते हैं जो भारतीय प्लेट है वो भी किसका भूभाग था, गोंडवाना लैंड का भूभाग था। भारतीय प्लेट भी किसका था, तो गोंडवाना लैंड का भूभाग था। तो आप समझ सकते हो ये जो 7 महाद्वीप है कुछ इस प्रकार से पहले था। ये एक भूभाग था, वो क्या कहलाया आपका पेंजिया। आप समझेंगे ध्यान से, ये वाला हिस्सा, ये जैसे कि आपको दिखाया, ऊपर वाला हिस्सा अंगारा लैंड जिसको लॉरेशिया भी बोला जाता है, नीचे वाला जो हिस्सा है आपका गोंडवाना लैंड, और बीच का जो हिस्सा जो प्रवेश के क्या कहलाएगा, वो टेथिस सागर कहलाता है। ये जो प्रक्रिया है करोड़ों वर्ष में हुआ है, करोड़ों वर्ष के साथ साथ आप देखे होंगे 35 करोड़ से 22 करोड़ वर्ष ऐसा प्रक्रिया चली है। तो ये कुछ इस प्रकार से था, फिर ये समय आया, फिर इस प्रकार से, और ये वर्तमान स्वरूप है जिसमें आप नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एक अंटार्कटिका, ऐसे करके टोटल 7 महाद्वीप को आप यहाँ पे क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो ये किसके अनुसार है, अल्फ्रेड वेगनर महोदय के अनुसार है, जिन्होंने एक्सप्लेन किया। अब अल्फ्रेड वेगनर ने जब बताया होगा तो कोई ना कोई थ्योरी दिया होगा किस प्रकार से सिद्ध होता है। तो इनके अनुसार ये जो आपका साउथ अमेरिका वाला पार्ट है, यहाँ की जलवायु इस अफ्रीका के पश्चिमी छोर से क्या होती है, समानता रखती है। मिट्टी, खनिज, वहां की वनस्पतियां, यहाँ के जो पर्वत पाए जाते हैं इस क्षेत्र के पर्वत से समानता रखी जाती है। सबसे मुख्य मिला था यहाँ पे कोयला, अंटार्कटिका पे। अब भाई अंटार्कटिका आपका बर्फ वाला क्षेत्र है जहाँ किसी भी प्रकार के वनस्पति का उत्पादन होना संभव नहीं है। तो कभी ना कभी यहाँ पे वनस्पति होगा, और जब ये दरार आई थी तो अंदर लावा है तो उसके अंदर तात्कालिक समय का कार्बोनिफेरस युग की वनस्पति अंदर नीचे दब गई होगी, जिसके वजह से क्या बना होगा, ये कोयला। तो सिद्ध होता है इससे जुड़ा हुआ था। साथ साथ यहाँ पे आकृति को देखेंगे, यहाँ फिट करोगे तो आ जाएगा ये यहाँ पे ये इंडियन प्लेट और ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट यहाँ पे जुड़ा हुआ था। तो इस प्रकार से निष्कर्ष निकाला गया और बताया गया कि अल्फ्रेड वेगनर ने जो सिद्धांत दिया था वो क्या है, वो सही है। तो आप क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आप खुद ही बताएंगे। यहाँ पे देखो
कार्बोनिफेरस युग में विश्व के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, पेंजिया कहा गया। सही है, पेंजिया बोला गया। पेंजिया टेथिस नामक सागर से घिरा था क्या? ये गलत है, वो कहलाया था क्या? पेंथलासा बोले थे। उत्तरी अमेरिका, यूरोप आदि अंगारा लैंड में है। हाँ ये सही है। यहाँ पे देखो, ये जो हिस्सा है आपका उत्तरी अमेरिका, देखो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप कहाँ पे है? ऊपर, मतलब अंगारा लैंड पे है, ये वाले हिस्से पे। सही है ये कथन, ठीक है। और चौथा देखो, अंटार्कटिका गोंडवाना का भूभाग है। सही है, नीचे में था अंगारा लैंड, तो वो किसका भाग है? आपका गोंडवाना का। और भारत भी किसका भूभाग है? तो गोंडवाना लैंड। अभी वर्तमान स्वरूप में ऊपर आ चुके हैं वो, गति पढ़ेंगे आगे, टेक्टोनिक थ्योरी। तो ये वाला हिस्सा भी क्या है आपका? सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी, ये क्या है आपका? कथन असत्य है। तो ये आपका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को क्या करता है? ये बताता है यहाँ पे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम मुख्य रूप से, महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन सा है? अर्थात महाद्वीपीय जो विस्थापन थ्योरी देखे थे उसको वर्तमान स्वरूप में प्रूफ करने वाला या प्रमाणित करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन कौन सा है? ऑप्शन देखो, टेलर की महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना, ये गलत है। वेगनर खुद उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया, ये भी नहीं आएगा। चतुष्फलक, ये भी नहीं है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इसको देखते हैं, यही से प्रूफ हो जाएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर डी होगा आपका। ध्यान से समझेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को। प्लेट विवर्तनिक गति, यहां पे शब्द लिखा है प्लेट। प्लेट जो शब्द है वो क्या है पहले समझेंगे ध्यान से। प्लेट विवर्तनिक गति, अब समझेंगे ध्यान से ये प्लेट और विवर्तनिक क्या होता है। आप अगर ये पृथ्वी का कुछ हिस्सा अगर यहां से एक चाप के रूप में काटेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से ये दिखाई देगा ऐसा, और इसके आंतरिक भूभाग को आप पढ़ते हैं, सबसे ये वाला हिस्सा कोर कहलाता है। इसको आप मेंटिल पढ़ते हो, लेकिन इसको ज्योग्राफी में एक और बोला जाता है एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दुर्बल मंडल। दुर्बल मंडल कहलाता है। ये शब्द याद करेंगे। ये वाला हिस्सा आप क्रस्ट बोलते हैं, भूपत पट्टी, इसको बोला जाता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर, इसको हम बोलते हैं स्थल मंडल। स्थल मंडल, और ये हिस्सा ही क्या है? पूरे का पूरा ठोस है, और ये क्या है आपका? अर्ध ठोस है, और ये हिस्सा क्या है आपका? तरल है। यहाँ पे क्या है? ये तरल रूप में मिलते हैं। तो ये जो आपका ठोस वाला जो भूभाग है यहाँ पे, यही हिस्सा क्या कहलाता है आपका? मुख्य रूप से प्लेट कहलाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? प्लेट बोलते हैं। तो प्लेट क्या होगा? भूपत पट्टी, अर्थात भूप्रवाह के ऊपर तैरने वाला जो क्षेत्र है वो क्या है आपका? प्लेट कहलाएगा आपका। ये जो 100 किलोमीटर का है, ये वाला हिस्सा कितना होता है? 100 किलोमीटर। यहां से यहां तक कितना होता है? ये यहां तक 2900, और सबसे केंद्र बिंदु के अंतर है 6371 किलोमीटर पे। ये ध्यान देंगे, किलोमीटर पे। तो ये 100 किलोमीटर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा आपका? प्लेट कहलाता है। अब ये प्लेट क्या करता है? विवर्तनिक गति करती है। अब गति कितने प्रकार की होगा? 3 प्रकार से। एक गति होता है अपसारी गति, अपसारी। एक होता है इसका अभिसारी गति, अभिसारी, और एक होता है आपका संरक्षी गति, संरक्षी गति। अब ये जो प्लेट जो गति कर रहा है, इसका कोई ना कोई कारण होगा जो प्लेट गति करेगी। तो इस प्लेट के गति के मुख्य रूप से 2 कारण समझना ध्यान से। गति के कारण, गति के कारण क्या क्या है? देखिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो थ्योरी है, इसी थ्योरी के साथ साथ आपको पूरा एमसीक्यूज करवाया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप समझेंगे ध्यान से इस गति के कारण क्या है। सबसे पहला कारण, ये जो आपका प्लेट है, प्लेट किसके ऊपर तैर रहा है? ये मुख्य रूप से दुर्बल मंडल या एस्थेनोस्फीयर, दुर्बल मंडल। अब इस दुर्बल मंडल की बात करें अगर, तो ये जो दुर्बल मंडल हिस्सा है, इस दुर्बल मंडल में ये जो पार्ट है क्या है? लावा। यहाँ पे क्या है? हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट लावा है। अब ये चीज क्या है? यहाँ पे रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं काफी सारे, रेडियो एक्टिव पदार्थ। अब रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं? सक्रिय, अर्थात क्या होगा? ये गर्म रहेगा, और कोई भी चीजें गर्म होती है इसकी प्रकृति क्या होती है? ऊपर जाने की। अब ये क्या होगा? इसके ऊपर दबाव डालेगा प्लेट के ऊपर, जैसे ही प्लेट के ऊपर दबाव आएगा, दरार आएगा, ये 2 प्लेटें टूट कर एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्या करेगी? वो गति करेगी। तो ये क्या हुआ? एक कारण ये हो गया
कि हॉट स्पॉट जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ, ये ऊपर क्या होती है, गर्म दबाव डालेगी, दरार होगा, दोनों प्लेटें एक दूसरे की ओर क्या करेगी, विपरीत दिशा में गति करेगी। ये आपका पहला कारण हो गया। दूसरा समझेंगे, दूसरा कारण ये है, ये जो आपका एस्थेनोस्फीयर है या तो आपका दुर्बल मंडल, दुर्बल मंडल के ऊपर तैरता हुआ क्या है आपका प्लेट है, ये प्लेट है। ये जितने भी प्लेट है पूरे पृथ्वी पे, उसके ऊपर लगता है क्या, केंद्रापसारी बल, केंद्रापसारी बल। और ये केंद्रापसारी बल क्यों लगता है, मुख्य रूप से विषुवत रेखा के कारण। विषुवत रेखा माना जाता है ये आपका पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ध्रुव की ओर जो भी वस्तु है वो कहां आकर्षित होगा, विषुवत रेखा की ओर आकर्षित होगा। ध्रुव के ओर जो भी वस्तुएं हैं वो विषुवत रेखा के केंद्रापसारी बल की वजह से क्या होता है, उसकी ओर आकर्षित होता है। तो जितने भी प्लेट है कहाँ गति करेगा, एक दूसरे के आसपास भी गति करेगा, एक दूसरे से दूर भी जाएगा वहां पे। और आपको पता है ये गति कैसा होता है, पृथ्वी गति कैसी है, पश्चिम से पूर्व की ओर है, तो ये गति क्या करेगा, खास तौर पे पश्चिम से पूर्व की ओर गति करेगा। आप ये मत सोचना कि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका इधर गति किया था, वो डायरेक्शन आप इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि पृथ्वी गोल है, आप कहीं से भी सेंटर पॉइंट मान सकते हो। तो गति कहां से करती है, वो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करेगी। कहां की ओर गति करेगी, विषुवत रेखा की ओर। तो ये दो कारण होता है मुख्य रूप से यहाँ पे, ठीक है। ये जो प्लेट है, इस प्लेट या इस थ्योरी के तहत क्या क्या हमको जानकारी मिलता है, ये किस चीज की व्याख्या करता है, ये जो आपका प्लेट की जो गति है किस किस चीजों की व्याख्या करता है समझना। सबसे पहला एक व्याख्या करता है सागर नीतल प्रसरण, सागर नीतल प्रसरण, इसकी व्याख्या करता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। दूसरा किसकी व्याख्या करता है, महाद्वीपीय प्रवाह, महाद्वीपीय प्रवाह, अर्थात महाद्वीप क्या कर रहे हैं वहां पे, गति कर रहे हैं। तीसरा करता है मोड़दार पर्वत, मोड़दार पर्वत। अब देखते हैं तीनों कैसे एक्सप्लेन करते हैं। मैंने बताया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी तीन चीजों को एक्सप्लेन करेगा, सागर नीतल प्रसरण को, महाद्वीपीय प्रवाह को और एक मोड़दार पर्वत को। देखते हैं किस प्रकार से तीनों बनता है वहां पे, ध्यान से समझिएगा। आपको मैंने बताया ये जो प्लेट है तीन प्रकार से गति करता है। सबसे पहला गति आपको पता होगा अपसारी गति। अपसारी गति में क्या होती है, दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, इसको क्या बोलते हैं, अपसारी। दूसरा क्या होता है, अभिसारी गति प्लेट का, प्लेट जब एक दूसरे के पास आती है या टकराती है तो ये अभिसारी। तीसरा क्या होता है, संरक्षी गति। संरक्षी गति क्या होती है, जब प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल चलती है। तीन प्रकार से गति होगा। यहाँ फोटो ध्यान से ध्यान देगा, यहाँ दो प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही, देखो यहाँ पे, जिसकी वजह से बीच का हिस्सा ऊपर उठ रहा है, अर्थात माउंट बन रहा है, फोल्डेड माउंटेन। तो ये यहाँ पे दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है तो लावा बाहर निकल रहा है प्रेशर की वजह से, तो अपसारी गति। दो प्लेट एक दूसरे के पैरेलल चल रही है यहाँ पे, अब पैरेलल चलिए घर्षण होगा, ओवरलैपिंग होगा, तो भूमि के ऊपर जो भी चीजें होगा क्या उसमें कंपन आएगा, तो भूमि में कंपन या भूकंप का कारण भी बनता है कहीं ना कहीं। तीन प्रकार से गति है। अब इसी गति को समझना पर्वत कैसे बनता है। मैं तीन प्लेटें ले रहा हूं यहाँ पे, ये प्लेट नंबर ए है आपका, प्लेट नंबर ए, एक प्लेट नंबर आपका बी और एक प्लेट नंबर ले लेते हैं आप सी। ये तीन प्लेटें हैं। अब ध्यान से समझिएगा, ये ए प्लेट इस दिशा में गति कर रही है और बी प्लेट यहाँ गति कर रही है, अर्थात दोनों के मध्य कौन सी गति काम कर रहा है, अपसारी गति। ये है अपसारी गति। अब ये प्लेट जब गति करेगी तो इसके अंदर फिर से वही हॉट स्पॉट है, लावा हॉट स्पॉट। अब जब दो प्लेटें दूर जा रही है तो ये हॉट स्पॉट को जाना कहाँ था, ऊपर की ओर, लेकिन इसको जगह मिल जाए कहाँ से, इस क्षेत्र से। तब ये संवहन तरंग के रूप में, संवहन तरंग के रूप में यहाँ आएगा और ये समुद्र के अंदर क्या हो जाएगा, लावा ठंडा होगा। अब लावा ठंडा होती है तो क्या बनती है समुद्र के अंदर, समुद्री कटक। इसको क्या बोलते हैं, समुद्री कटक बोला जाता है। तो समुद्र के बनने वाले पर्वत क्या कहलाएंगे, तो समुद्री कटक बोलेंगे। कब बनती है, जब दो पर्वत एक दूसरे से दूर हटती है, यही कहलाता है सागर नीतल प्रसरण। सागर के नीतल क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे समझेंगे, ये जो बी प्लेट है इसको मान लो जाए हल्की प्लेट है, एक ऐसी प्लेट है हल्की। ये सी प्लेट यहाँ पे गति कर रही है, ये कैसी प्लेट है, भारी प्लेट है। तो
तो जब हल्की प्लेट भारी प्लेट से टकराती है तो हल्की प्लेट का सामने का हिस्सा यहाँ पे नीचे धंस जाता है और यहाँ पे भी क्या है, लावा है, तो यहाँ पे इसका भूभाग क्या होगा, लावा से गल जाएगा। ये समाप्त। जब टकराई तो पीछे का हिस्सा ऊपर उठ गया, जिसकी वजह से यहाँ पे भ्रंश बनेंगे, यहाँ पे अवसादन जमा होगा धीरे धीरे, तो यहाँ पे क्या बनेगी, पर्वत। यहाँ पे क्या बनता है, एक पर्वत। अब दोनों में डिफरेंस समझना। जब दो प्लेटें आपस में टकराती है या अभिसारी गति करती है तो अभिसारी गति करने से क्या बनता है, पर्वत बनता है। जब दो प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करती है तो उसके वजह से यहाँ पे क्या बनते हैं, समुद्री कटक बनते हैं। तो नया चीज बन रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, रचनात्मक गति है ये, और ये क्या है, विनाशकारी है या विनाशात्मक बोलेंगे इसी को। तो ये दोनों में डिफरेंट है। अब समझिएगा ध्यान से, जब दोनों प्लेटें टकरा रही है तो मैंने कहा कि प्लेट क्या करेगी, गति करेगी, अब सारी अभिसारी। तो यहाँ पे ये जो हिस्सा है आपका महाद्वीप में, ये वाला हिस्सा, तो आपने देखा ये यहाँ पे गति किया था और इधर गति किया था, ये इस दिशा में गति किया था, ये यहाँ पे गति किया था। तो इन्हीं दोनों के बीच ये वाला जो हिस्सा है आपका अटलांटिक महासागर, इसमें क्या बनेंगे, समुद्री कटक बनेगा। अब इस मैप में समझना है कटक कैसा दिखेगा। ये वाला पार्ट देखो आप, ये जो आपका बीच का हिस्सा कुछ दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का, ये समुद्र के अंदर क्या है, पर्वत है, कटक है, क्योंकि ये नॉर्थ अमेरिका यहाँ गति किया था, ये साउथ अमेरिका और ये आपका अफ्रीका, ये कटक हो गया यहाँ पे। इस प्रकार से आप देखो इस मैप में ये वाला हिस्सा यहाँ पे धंस रही है और ये हिस्सा यहाँ पे फोल्डेड माउंटेन बन रहा है, अर्थात मोड़दार पर्वत का क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये जो हिस्सा है आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इसी की क्या करता है, ये व्याख्या करता है। सागर नितल प्रसरण, महाद्वीपीय प्रवाह और मोड़दार पर्वत, इन्हीं सब को लेकर क्या किया गया, एक थ्योरी दिया गया और उसी थ्योरी को बोले क्या, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। उसी को क्या बोला गया, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या तो सिद्धांत बोला गया, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। इसी गति का प्रयोग करके सबसे पहला प्रयास किया गया था 1960 में, एक वैज्ञानिक थे हैरी हेस। हैरी हेस नामक वैज्ञानिक क्या किया, 1960 में क्या किया, प्रयास किया इसको समझाने का, लेकिन क्या रहे, ये असफल रहे, असफल रहे। तब इसी को लेकर 1968 ईस्वी में एक आते हैं कौन, डब्ल्यू.जे. मॉर्गन, डब्ल्यू.जे. मॉर्गन, साथ में मैकेंजी और एक पढ़ते हो पार्कर। ये इनके द्वारा, डब्ल्यू.जे. मॉर्गन के द्वारा मुख्य रूप से महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और हैरी हेस जो असफल हुए थे उनके प्रयासों को लेकर एक सिद्धांत देते हैं, थ्योरी देते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के तहत क्या बनते हैं, हिमालय बना है, सागर का नितल प्रसाद हुआ है और मोड़दार पर्वत का निर्माण हुआ है। इन्होंने बताया कि पूरे विश्व में 6 वृहद प्लेट है, 6 वृहद प्लेट है और 20 क्या है, लघु प्लेट है। ये डब्ल्यू.जे. मॉर्गन के अनुसार है। अब मैं आपको 6 वृहद प्लेट को बता दूं, समझना, 20 को बताना संभव नहीं है, 6 को बता रहा हूं। अब ये 6 वृहद जो प्लेट है वो 2 प्रकार के होते हैं। देखो प्लेट भी 2 प्रकार के होगा, एक प्लेट होता है आपका महासागरी प्लेट, महासागरी प्लेट, एक होता है आपका महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट। अब भाई जो महासागर है या पानी है वो भी कोई ना कोई प्लेट के ऊपर ही तो होगा ना, ठीक है, तो वो भी क्या है, एक महासागरी प्लेट है और एक महाद्वीपीय प्लेट। ये जो महासागरी प्लेट है इनके अनुसार 2 स्पेशल वृहद में, एक है आपका प्रशांत महासागरी प्लेट और दूसरा पढ़ते हो इंडो ऑस्ट्रेलियन महासागरी प्लेट। महाद्वीपीय की बात करें तो एक आप पढ़ते हैं यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, और दूसरा आप पढ़ते हो अमेरिकन प्लेट, अमेरिकन, तीसरा आप पढ़ते हो अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन, और चौथा मुख्य से आप पढ़ते हो अंटार्कटिका, अंटार्कटिका प्लेट। ये जो मुख्य रूप से 4 जो प्लेट है, ये वाला हिस्सा ये महाद्वीपीय है और ये क्या है, महासागरीय है। ये जो महासागरीय प्लेट है ये मुख्य रूप से 5 सेंटीमीटर पर ईयर की गति से क्या करता है, ये गति करता है। ये जो महाद्वीपीय प्लेट है 2 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से क्या बढ़ता है, आगे बढ़ता है, खिसकता है। मतलब महाद्वीप कितना, 2 सेंटीमीटर पर ईयर, और महासागरीय कितना, 5 सेंटीमीटर पर ईयर। ये भारी होता है और ये वाला क्या होती है आपकी, हल्की होती है। अब इसको प्रूफ कैसे होता है समझना ध्यान से। ये जो आपका हिस्सा है
यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका वाला हिस्सा ये प्रशांत महासागर प्लेट से टकरा रही है। अब मैंने बताया जब हल्की प्लेट भारी प्लेट से टकराती है तो बीच का हिस्सा क्या होता है, ऊपर उठता है, पर्वत बनता है। तो यहाँ पे बना कौन सा आपका, रॉकीज पर्वत। ये कौन सा है, रॉकीज। ये वाला जो हिस्सा बनता है यहाँ पे ये कहलाता है आपका एंडीज पर्वतमाला। और यहाँ पे भी बना है कौन सा आपका, एटलस पर्वत, एटलस। और ये भारतीय प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई तो ये भी अभिसारी गति है, तो यहाँ पे क्या बना आपका, हिमालय पर्वत। तो ये प्रूफ हुआ कहीं ना कहीं टेक्टोनिक थ्योरी के तहत कि मोरदार पर्वत का निर्माण होता है इस तरह। तो इसी को लेकर आपका एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि ये जो आपका प्रश्न जो हम देखे थे वो कौन सा प्रूफ करता है। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रूफ करने वाला थ्योरी कौन सा आपका, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, डी आंसर क्या है आपका, ये सही है। आंसर क्या है, डी। क्लियर हुआ ये। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा उसको, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा मुख्य रूप से। अगला प्रश्न है सियाल सीमा निफे के रूप में भूगर्भ विभाजन किसके द्वारा किया गया था। ये सियाल और सीमा और निफे है क्या चीज, समझना ध्यान से। जैसे कि आप पढ़ते हो पृथ्वी के आंतरिक संरचना को लेकर, याद होगा मैंने बताया अभी कोर कहलाता है एस्थेनोस्फीयर और ये वाला लिथोस्फीयर। 3 नाम बताया था मैं। ये कहलाता है आपका कोर, ये वाला कहलाता है आप क्या, मुख्य रूप से एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, और ये वाला लिथोस्फीयर, ये कहलाता है। तो ये जो हिस्सा है इसको धातु के आधार पर भी नाम दिया गया था। ये कहलाता है आपका सियाल, ये कहलाता है आपका सीमा, और ये कहलाता है आपका नीफे। अब नीफे का अर्थ क्या होगा, निकिल और आयरन अर्थात लोहा। तो कोर पे सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, निकिल और आयरन की मात्रा पाई जाती है। बीच वाला हिस्सा सिलिकॉन है, मैग्नीशियम, ये वाला सिलिकॉन और हेलियम एल्यूमिनियम। तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की मात्रा कहाँ पे है, सबसे ऊपर में क्रस्ट पे, बीच में सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और नीचे पे क्या है आपका निकिल और आयरन है। तो ध्यान रखेंगे सियाल, सीमा और ये निफे, ये भी नामकरण है। ये तो मैंने बताया लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, कोर, ये नाम अलग से है ही, ये भी नाम है उसके धातु के आधार पर। और इसको देने वाले कौन थे, स्वेस महोदय थे। कौन थे, तो आंसर क्या है आपका स्वेस महोदय, क्या है इसका सही आंसर होगा। आया समझ में इतना, ठीक। आगे बढ़ते हैं मुख्य रूप से हमारे प्रश्नों की ओर। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान में वृद्धि होती है, उसका दर क्या है पूछा गया है। जैसे कि आप एक चीज पढ़े होंगे कि पृथ्वी के सतह से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। ये आप जानते होंगे, जैसे जैसे हम पृथ्वी सतह से ऊपर जाते हैं टेम्परेचर अर्थात ताप क्या होता है आपका, कम होता है। जैसे कि 165 मीटर ऊपर अगर गए हम और तो उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है। ये मैं बताया ऊपर का। अब पृथ्वी के आंतरिक सतह की बात करें तो आंतरिक सतह बहुत ही गर्म होता है। कोर, फिर से ये आपका मेंटिल और ये आपका क्रस्ट, ये लगभग 4500 से 5000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाला होता है। और ये वाला 8000 से लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस, और ये लगभग 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस का होता है। तो आप देखो ऊपर से नीचे आंतरिक सतह में गए तो टेम्परेचर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। तो इसी को क्वेश्चन पूछा गया है कि हम नीचे की ओर जाते हैं, 32 मीटर नीचे जाते हैं, अगर 32 मीटर तो आपका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ध्यान से समझिएगा, ये पृथ्वी के ऊपरी सतह का है, वायुमंडल का है, ये आंतरिक सतह का है। तो 32 मीटर आप ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आप कभी देखे होंगे जब गड्ढा खुदाई किया जाता है तो मजदूर लोग को क्या लगता है, वहां से बहुत सारे हानिकारक गैसें निकलती है जिसके बाद हीट लगता है उनको, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर देखेंगे कि 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर, तो आंसर क्या होगा आपका सी आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे सही होता है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहो असंबद्धता स्थित है, आप मोहोविक डिसकंटिन्यूटी के बारे में सुने होंगे, उससे संबंध में क्वेश्चन पूछा गया। इसको भी ध्यान से समझिएगा, वही चीज है बार बार भूगर्भ से आ रहा है यहाँ पे, तो ध्यान से समझिएगा ये वाला पार्ट। इसमें मैं 3 चीजें बता दूंगा आपको, फिर से वही मैं बता देता हूं। ये वाला हिस्सा क्या बोलते हैं,
कोर कहलाता है। ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है आपका मेंटिल, और ये वाला हिस्सा आपका क्रस्ट। ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है आपका क्रस्ट बोलते हैं, ये वाला हिस्सा मेंटिल बोलते हैं, और ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है आपका कोर कहलाता है। देखो नाम वही वही है, सियाल, सीमा, और ये वाला नीफे, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, कोर। अभी क्या लिखा हूं क्रस्ट, मेंटिल, कोर, सेम है सबका नाम, ध्यान से आप समझिएगा। ये जो हिस्सा है आपका यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक है 100 किलोमीटर, और ये जो पार्ट है आपका बीच वाला ये है आपका यहां तक 2900 किलोमीटर, और सबसे केंद्र है आपका 6371 किलोमीटर। ये वाला जो पार्ट है यहां से यहां तक है ना समझ में, ये 100 किलोमीटर है, ये 100 से 2900, ये 2900 से 6371। टेम्परेचर भी आप देखे थे 800, 3000 और आपका 4.5 से 5000 के टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में था, ये भी हिस्सा है। अब इसी को मैं दो भाग में डिवाइड कर लेता हूँ 20 से, ये वाला पार्ट, तो इसी को क्या बोलोगे क्रस्ट है, तो ये वाला कहलाएगा अपर क्रस्ट, और ये वाला क्या कहलाएगा आपका लोअर क्रस्ट। इसको भी दो भाग में डिवाइड कर दिया जाए तो ये कहलाएगा अपर मेंटिल, और ये क्या कहलाएगा लोअर मेंटिल। सेम इसको भी, ये कहलाएगा अपर कोर, और ये कहलाएगा आपका लोअर, या इनर बोलते हैं इसी को, इसको क्या बोल दिया जाता है इनर बोल देते हैं, क्योंकि सबसे अंदर में है इनर कोर, इनर कोर, और ये हिस्सा क्या कहलाता है आपका आउटर कोर बोलते हैं इसी को, ये क्या कहलाता है आपका आउटर कोर कहलाता है। अब ध्यान से समझेंगे ये वाला हिस्सा, ये जो आपका अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ध्यान से समझेंगे, इसका नाम है अलग से। ये अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है मुख्य रूप से कोनराड असंबद्धता, इसको क्या बोलते हैं असंबद्धता, या कोनराड डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुनने को नहीं मिलेगा आपको कहीं भी, ठीक है। ये जो हिस्सा है अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट के बीच पाया जाता है, क्या कहलाएगा कोनराड असंबद्धता, और ये जो हिस्सा होता है मुख्य रूप से 11 किलोमीटर ऊपर वाला हिस्सा, मैंने अभी आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ाया, और उसी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आप देखे होंगे कि हल्का प्लेट भारी प्लेट के अंदर धंस जाती है, तो अंदर जो धंसती है 11 किलोमीटर, यही है आपका क्या कोनराड डिसकंटिन्यूटी या कोनराड असंबद्धता। तो ये 11 किलोमीटर वाला पार्ट जो अंदर जो धंसता है वही वाला वो आपका पार्ट है आपका, ध्यान देंगे। दूसरा समझेंगे, ये वाला जो हिस्सा है आपका क्रस्ट और मेंटिल का बीच का भाग, क्रस्ट और मेंटिल का ये वाला पार्ट यहां पे, ये कहलाता है आपका मुख्य रूप से मोहो असंबद्धता, मोहो असंबद्धता, ये वाला पार्ट। तो आप देख सकते हैं मोहो असंबद्धता कहां पे है, लोअर क्रस्ट अपर मेंटिल, या पूरा क्रस्ट और मेंटिल के बीच का, इसको बोलते हैं संक्रमण क्षेत्र, इसको क्या बोला जाता है संक्रमण क्षेत्र। अब कारण क्या है, ये जो पूरा हिस्सा है यहां से यहां तक ये क्या है ठोस है, ये कैसा है ठोस है। फिर ये जो हिस्सा है आपका यहां से ये वाला मेंटिल वाला पार्ट, ये कैसा है अर्ध ठोस है, अर्ध ठोस। और यहीं पे अगर देखेंगे ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ये क्या है तरल है, ये कैसा है तरल, और सबसे नीचे वाला क्या है पुनः ठोस है। तो ये तरल और ठोस, फिर ठोस और ये अर्ध ठोस, तो दोनों अलग अलग है, तो दोनों के बीच वाला क्षेत्र क्या आएगा मोहो असंबद्धता। उसी के साथ साथ ये जो पॉइंट है सबसे नीचे वाला यहाँ पे, मुख्य रूप से लोअर मेंटिल आउटर कोर, या पूरा कोर लूंगा या तो पूरा मेंटिल लूंगा, इन दोनों के बीच का ये जो हिस्सा है ये कहलाता है आपका गुटनबर्ग, इसको बोलते हैं गुटनबर्ग असंबद्धता, असंबद्धता, या इसी को बोलते हैं क्या गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी के नाम से आप जानते हो। तो ये देखो तीन चीजें हैं, पहला कोनराड क्या हुआ पूरे का पूरा अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट के बीच में, खासियत क्या है जब प्लेट टेक्टोनिक गति हुआ, जब अभिसारी गति में टकराती है तो अंदर जो धंसती वो प्लेट कौन सी होती है ऊपर वाला हिस्सा 11 किलोमीटर वाला, फिर ये हिस्सा आपका कहलाता है मोहो असंबद्धता या मोहोविक डिसकंटिन्यूटी बोला जाता है। ये पूरा अपर क्रस्ट या बोल सकते हो पूरे का पूरा क्रस्ट और ये मेंटिल के बीच पाई जाती है, ये वाला हिस्सा। यहाँ पे देखो पूरा मेंटिल और ये
कोर के बीच, जिसके वजह से आप पढ़ते हो इसी पे, ये जो आपका गुटनबर्ग वाला हिस्सा है, इस गुटनबर्ग वाले से आप पढ़ते हो, क्योंकि ये क्या है, अर्ध ठोस, ये क्या है, तरल है। अब ठोस क्या है, तरल के ऊपर दबाव डालेगी, पृथ्वी दबाव डालेगी वहां पे, साथ साथ ये तरल है और टेम्परेचर भी क्या है, अधिक है, और प्रेशर भी क्या है, अधिक है। अर्थात ठोस और द्रव के मध्य एक एनर्जी उत्पन्न होती है जिसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। इसको क्या बोला जाता है, चुंबकीय क्षेत्र, या हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, आयरन पाई जा रही है। इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पूरे पृथ्वी के चारों ओर एक मैग्नेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, वहां पे निकलती है। जैसे कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर आप देखेंगे क्या निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड निकलती है इस प्रकार से। और यही मैग्नेटिक फील्ड क्या है, पृथ्वी को अंतरिक्ष से आने वाले कॉस्मिक रेज से क्या करती है, हमको सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे कि इसमें देखेंगे मैप में, देख इस प्रकार से ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर आप देख सकते हैं किस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड है, और ये सूर्य से आने वाली हानिकारक को क्या करती है, हमसे आने के लिए रोक देती है। अभी आप हाल ही में सुने होंगे कि पृथ्वी में जो सूर्य में जो होल हुआ है, आप देखे होंगे कि उससे जो लावा जो निकला था, वो कॉस्मिक रेस पृथ्वी की ओर आकर क्या करेगी, जो सैटेलाइट वगैरह है जो आप अनुसंधान के लिए, रिसर्च करने के लिए लगाए हुए, उसके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, तो उसी सबसे सुरक्षा प्रदान करता है। ये लगभग माना जाता है कि 36,000 किलोमीटर तक सुरक्षा प्रदान करता है, और इसका विस्तार 60,000 किलोमीटर तक क्या है, पृथ्वी के अंतरिक्ष में क्या है, ये फैला हुआ है। ये ध्यान रखेंगे, ये इस प्रकार से दिखाई देगा आपको, ठीक है ना। तो ये जो हिस्सा है आपका, तीन जो मैंने बताया आपको, ये तीनों को ध्यान से पढ़िएगा, ये आपको काफी काम आएगा आने वाले एग्जाम के लिए। एक है कोनराड डिसकंटिन्यूटिव, मोहो डिसकंटिन्यूटिव, और एक गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटिव। कहाँ कहाँ है, तो मैं आपके लिए पुनः लिख देता हूं वन लाइन में। सबसे पहला था आपका मुख्य रूप से कोनराड डिसकंटिन्यूटी, जिसको असंबद्धता बोलते हैं। ये किसके मध्य है, मुख्य रूप से ये है आपका अपर क्रस्ट और नीचे पे क्या है आपका लोअर क्रस्ट के बीच में है। दूसरा है आपका मोहो असंबद्धता, ये किसके बीच है, तो ये पूरे का पूरा आप क्रस्ट ले सकते हो, पूरे का पूरा क्रस्ट, और नीचे आप ले सकते हो क्या, मेंटल, पूरे का पूरा क्या, मेंटल ले सकते हो मोह असंबद्धता में। तीसरा नंबर का था आपका कौन सा, गुटनबर्ग असंबद्धता। ये कहाँ है, ये मुख्य रूप से कहाँ पे है, मेंटल, और एक था आपका आउटर कोर के बीच। तो ये तीनों आप पढ़ लेंगे, बहुत ही आने वाले एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रत्यास्थ पुनश्चलन निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है। तो प्रत्यास्थ पुनश्चलन, इलास्टिक की बात करें यहाँ पे, तो ये किसको बताता है, तो ये मुख्य रूप से प्रतिपादक है इनके H.F. रीड महोदय। H.F. रीड महोदय ने भूकंप के उत्पत्ति या भूकंप के कारण में क्या किया, इसकी व्याख्या किया है। ये होता क्या है, समझेंगे ध्यान से। जैसे कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी सतह है, और पृथ्वी के मध्य सतह पे क्या भरती है, यहाँ पे अर्ध ठोस या तो लावा है, ये क्या है, ये लावा। अब ये जो पृथ्वी का ऊपरी सतह है पूर्ण रूप से क्या है, ये ठोस है, ये क्या है, ठोस। अब दो चीजें याद करना, ठोस की प्रकृति होती है अपनी डेंसिटी को बढ़ाने का, और द्रव की स्थिति क्या होती है, प्रकृति खुद को विस्तार करने का, फैलाव करने का। तो ये ठोस क्या करेगा, इसके ऊपर दबाव डालेगा, जब दबाव डालेगा तो ये लावा कहीं ना कहीं हिस्से से बाहर निकलेगा, तो इसके ऊपर क्या होगा, ये कंपन करेगा, दबाव डालेगा, तो इसके ऊपर जो भी चीजें होगी क्या होगी, कंपन होगा कि नहीं होगा, और इसी कंपन की वजह से क्या आता है, आपका भूकंप आता है। तो किससे संबंधित है, ये भूकंप से संबंधित है। आया समझ में। अब यहाँ मैं थोड़ा सा भूकंप को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझना। भूकंप होता क्या है, भूकंप वह प्रत्यास्थ ऊर्जा है जो केंद्र से प्रारंभ होकर अधिकेंद्र अर्थात इपिसेंटर तथा एंटीपोड तक पहुंचती है। और किस रूप में पहुंचती है, तो ये तरंग के रूप में, क्या करती है, ये पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों में क्या करती है, गमन करती है। अब इस भूकंप के कारण की बात करें तो मैंने प्लेट टेक्टोनिक बताया, इसमें तीन प्रकार से गति पढ़े आप, अपसारी गति, अभिसारी गति
और एक पढ़े आप संरक्षी गति। तो संरक्षी गति और अभिसारी गति जब टकराती है तो दो प्लेट, भूकंप है क्या जी, कंपन है। जब दो प्लेटें टकराएगी तो प्लेट के ऊपर जो भी चीजें होगा, भूमि के ऊपर, चाहे मकान हो, घर हो, कार हो, व्यक्ति हो, नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक कारण बनता है। ज्वालामुखी उद्गार से आने वाले उसके पास के क्षेत्रों में क्या होगा, कंपन होगा। अभी मैंने बताया प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत HF रीड के द्वारा जो दिया गया है, तो कहीं ना कहीं वो बताया था किसको, भूकंप को। मानवीकरण की बात करें तो जल भराव, परमाणु परीक्षण करने की वजह से, जैसे राजस्थान में पोखरण हुआ था, उसके वजह से आसपास का जो हिस्सा था क्या, कंपन आई थी। खनन एवं उत्खनन की वजह से, आवश्यकता से अधिक क्षेत्रों में आप खनन करते हो, जैसे कि छत्तीसगढ़ कोरिया वाला अगर क्षेत्र की बात करेंगे तो उसके वजह से क्या आता है, भूकंप आता है। जल भराव से समझिएगा ध्यान से, जैसे कि अधिकतर आप देखे होंगे जो जल का जो भराव होता है पर्वतों के बीच, जैसे कि पानी है यहाँ पे, कोई नदी अगर निकल रही तो सामान्य गति से निकल रहे हैं तो आराम से चले जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन आप सरकार के द्वारा जल कल्याण है तो यहाँ पे क्या बना दिए, रिजर्वायर या डैम बना दिए, बांध बना दिए। अब यही पानी कहाँ रुकेगा, इस क्षेत्र में, जिसको आप बोलते हो क्या, जलाशय। क्या बोलेंगे इसको, जलाशय। अब ये जलाशय सामान्य गति से जा पाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि आपने उसके मार्ग को क्या कर दिया, अवरुद्ध कर दिया। तो ये पानी जो है रीछ से लेकर कहाँ जाएगा, इन चट्टानों के भीतर चले जाएगा, पर्वतों के भीतर। आप अधिकतर जो इतने भी आप डैम देखते हैं, कोई ना कोई पर्वत या पहाड़ के चारों ओर, या डोंगरी पहाड़ जो बोलते हो, छत्तीसगढ़ में गंगरेल बांध जाओगे तो वहां भी देखो कि कई सारे क्या छोटे छोटे डोंगरी है, वही पानी रुका हुआ है। तो ये पानी जब रुकेगा तो क्या करेगा, उसके अंदर प्रवेश करेगा। अब पानी जब अंदर प्रवेश करेगा तो पर्वतों पे क्या आएगी, फिसलन आएगी। भाई पानी प्रवेश करेगा, फिसलन आएगी। फिर मैंने बताया ठोस चीजें क्या करती है, अपनी डेंसिटी को बढ़ाएगा, और पानी क्या करेगा, फैलेगा। तो उसके ऊपर क्या डालेगा, वो दबाव डालेगा। अब दबाव डालेगा तो ये इस प्रकार से ऐसा होगा, तो ऊपर का जो हिस्सा जो भी होगा क्या होगा, कंपन करेगा कि नहीं करेगा। इसी वजह से एक कारण है कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्रों में जितने भी आपका डैम बनते हैं, उसका कहीं ना कहीं पर्यावरणविद अर्थात जो भूगोलवेत्ता होते क्या करते हैं, उसका विरोध करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसका क्या होगा, परिणाम किस प्रकार से घटित होगा। महाराष्ट्र वाले हिस्से में कोयना बांध वगैरह आप दक्षिण में सुने होंगे, वहां भी इसका कारण है जरूरत से ज्यादा बांध बनाने का, पानी को रोकने का। पानी जब रुकता है तो अंदर ही अंदर प्रवेश करता है, रिश्ते जाता है। आप जितना भी आप देखेंगे लैंडस्लाइड वगैरह नॉर्थ में क्यों होता है, क्योंकि वहां के वनस्पति को काटा गया है, पानी को रोका गया है, तो पानी अंदर प्रवेश करेगा तो मिट्टी क्या हो जाती है, गीली होकर वो भसकते जाती है। तो एक कारण ये भी बन जाता है भूकंप। अब भूकंप समझना ध्यान से, कुछ इस प्रकार से क्या होता है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है वो कहलाता है क्या, केंद्र बिंदु, या इसी को क्या बोलते हैं, भूकंप केंद्र या तो फोकस बोला जाता है। अब भूकंप मैंने बताया कि तरंग के रूप में चारों तरफ होगा। तरंग के रूप में समझना, जैसे कि आप कोई तालाब है, इस तालाब में अगर आप पत्थर फेंकते हो यहाँ पे, है ना, अगर आप पत्थर फेंकते हो तो इसके चारों देखना एक तरंग उत्पन्न होती है, और वो तरंग क्या होती है, किनारे तक जाती है ऐसा। और क्या एक ही दिशा में जाती है क्या, नहीं, वो सभी चारों दिशा क्या होती है, तरंग के रूप में वो बहते जाती है। सेम उसी प्रकार क्या होता है, भूकंप जहां पे उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है, केंद्र। अब यहीं से क्या होगा, तरंगे चारों दिशा में होगी। अब यही भूकंप जब यहाँ सरफेस पे जब पहुंच जाता है, सरफेस मतलब पृष्ठभूमि में जब पहुंच जाता है, तो इसको बोलते हैं अधिकेंद्र। अधिकेंद्र यही कहलाता है ईपी सेंटर। इसको क्या बोलते हैं, ईपी सेंटर बोला जाता है। तो दो चीजें, जहां भूकंप की उत्पत्ति हुई क्या कहलाया, केंद्र, जब सरफेस पे पहुंचा तब क्या कहलाता है, वो ईपी सेंटर। अब ये क्या होगा, तरंग जो है चारों दिशाओं में फैलेगी। चारों दिशा कहने का मतलब है, जैसे समझेंगे, ये बीच वाला क्या कहलाया था, कोर, ये क्या लगाया था, मेंटिल, और ये अलग का क्रस्ट। तो आपको सभी को पता होगा प्रकृति ठोस होता है, अर्ध ठोस, तरल। तो मान लीजिए भूकंप यहाँ पे उत्पन्न हुए हैं, ये भूकंप का केंद्र बिंदु है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, भूकंप केंद्र। अब यहां से तरंगे उत्पन्न हुई, सभी दिशाओं पे गई तरंगे, इस प्रकार से तरंगे उत्पन्न हुई है यहाँ पे, इस प्रकार से। अब ये तरंगे उत्पन्न हुई हैं, जब ये तरंग यहाँ सरफेस पे जब पहुंच गया तो ये क्या कहलाया, अधिकेंद्र, या इसको क्या बोले, ईपी सेंटर। अब ये तरंगे तीन प्रकार की होती, समझना, एक होती है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, और एक होता है लॉन्गिट्यूडल, या इसी को बोलते हैं लव तरंगे। ये प्राइमरी प्राथमिक, ये द्वितीयक, और ये क्या होता है क्षैतिज, ये तो इसको बोलते हैं लव तरंगे। ठीक है, तो ये जो आपका प्राइमरी तरंगे हैं, ये मुख्य रूप से कहाँ कहाँ बहेगा, ये द्रव में भी बह सकता है, ठोस में भी बह सकता है,
और गैस में भी बह सकता है, तीनों अवस्था पे। ये जो सेकेंडरी है केवल कहाँ बहेगा, ठोस पे। और धरातल पे कौन सा बहती है, तो लव तरंगे। धरातल पे कौन सी तरंगे आएगी, तो लव तरंगे। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा जो प्राइमरी है तीनों अवस्था में बहेगी, तो ये तीनों अवस्था में जैसे कि ग्रीन वाला है, समझो ये वाला हिस्सा, तो ये तीनों अवस्था में गया, ठोस द्रव करके आ रहा है ये वाला हिस्सा यहाँ तक, ये देखो ये वाला पार्ट, ये वाला यहाँ तक क्या गई आपकी प्राइमरी। लेकिन ये जो हिस्सा है यहाँ से देखो कुछ हिस्सा मुड़ गया है, और ये बीच का हिस्सा क्या हो गया आपका, गैप। यहाँ पे ध्यान देंगे, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे प्रभाव पड़ा क्या, नहीं पड़ा। तो ये जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला हिस्सा, जहां भी भूकंप का केंद्र होगा वहां से मुख्य रूप से 105 डिग्री तक क्या होगा, वो प्रभावित होता है। कितना डिग्री तक, 105 अंश तक क्या करेगा, वो प्रभावित करेगा। जैसे कि यहाँ पे केंद्र हुआ था, तो इससे लेकर 105 डिग्री तक प्रभावित किए, यहां से यहां तक 105 डिग्री। फिर पुनः क्या करेगा, इसको क्रॉस करेगा, फिर यहाँ पे क्या करेगा, वो प्रभाव, क्योंकि ये जो तरंगे है मैंने बताया द्रव, ठोस और गैस तीनों में जाएगा, तो ये पृथ्वी को आर पार भी करेगा कहीं ना कहीं, ये तो पृथ्वी को आर पार करेगा तो प्रभावित होगा। तो ये वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं शैडो जोन, ये कहलाता है छाया क्षेत्र, इसको बोला जाता है छाया क्षेत्र। यहाँ पे भूकंप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, छाया क्षेत्र। अब पुनः क्या होगा, पृथ्वी से क्रॉस करके यहाँ पे ये वाले हिस्से पे पूरे का पूरा, तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ भी क्या होगा, भूकंप होगा। अब भूकंप होगा तो यहाँ पे कौन सी तरंगे होंगी, पी तरंगे होंगी। कौन सी, पी तरंगे। तो ध्यान रखेंगे पी, एस और एल। तो पी तरंगे बस ठोस द्रव गैस में जाएगा, मतलब पृथ्वी को क्रॉस करे। अब ये जब क्रॉस करती है तो यही कहलाता है एंटीपोड, इसको क्या बोलेंगे, एंटीपोड बोलेंगे। और कितने मिनट में होती है, तो 21 मिनट में पहुंचती है यहाँ तक। यहाँ अगर प्रारंभ हुआ है तो 21 मिनट में पृथ्वी के उस पार चले जाएगी वो। तो ये वाला हिस्सा फिर क्या कहलाएगा, भूकंप जनित क्षेत्र हो जाएगा। लेकिन ये जो हिस्सा बताया 105 से लेकर यहाँ तक, 105 से यहाँ तक, वो क्या होगा, आपका छाया क्षेत्र होता है। क्लियर हुआ इतना। इसको देखते हैं कि कॉलम में बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। समझेंगे इसका कॉलम में किस प्रकार से, ये जैसे समझेंगे। प्राइमरी मैंने बताया पी, ठीक है, वेव का नाम है वो। इसकी गति क्या होती है, 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठोस द्रव गैस में होगा, हानि कम पहुंचाएगा। ये अनुदैर्ध्य है, कुछ इस प्रकार से समझेंगे, इस प्रकार से होगा ये। इसी गति 3.5, तो ये थोड़ा स्लो हो जाएगा इस प्रकार से, ऐसा। इसी गति 1.5, तो इस प्रकार से ऐसा हो जाएगा, इस प्रकार से। तो ध्यान से समझेंगे, अगर इसकी गति तेज है या तीव्र है तो ये हानि कम पहुंचाएगा, जैसे ही आएगा ये क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा। किस प्रकार की होती है वो, अनुदैर्ध्य प्रकार की होती है। ये जो एस तरंगी सेकेंडरी बोला जाता है, इसकी गति होती है 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड। और ये केवल कहाँ पे बहेगा, तो ये आपके केवल ठोस पे होगा। तो यहाँ पे देखो इसकी आवृत्ति और आयाम क्या है, बढ़ रहे हैं। ऊंचाई बढ़ा कि नहीं बढ़ा यहाँ पे। साथ साथ एल तरंग, जिसको लव तरंगे के नाम से जाना जाता है, जिसको लव नामक वैज्ञानिक ले ढूंढ, और लव ही हानिकारक होता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, धरातल पे होगा, जिसकी क्या होगी, सबसे अधिक हानि पहुंचाएगा यही वाला। किस प्रकार का होगा, अनुदैर्ध्य, क्योंकि इसकी हाइट देखो ज्यादा है, ये तो ज्यादा हाइट ऊपर तक जाएगा, तो भूमि पे स्थित ऊपर क्षेत्र ऊपर नीचे होगा, तो हानि तो उसी को पहुंचना है, कंपन। तो आप ये ध्यान देंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और लव तरंगे। मैं बता चुका हूं कि लव तरंगे ऐसी तरंगे है जो तीनों अवस्था में बहती है, ठोस पे, द्रव पे, गैस पे। तभी यहाँ पे क्रॉस किया था, देख सकते हो। कहाँ तक प्रभावित करता है, तो 105 डिग्री तक प्रभावित करेगा। उसके बाद से फिर यहाँ से क्रॉस होगा, तो ये वाला हिस्सा में प्राइमरी तरंगे आएगी, और ये येलो वाला क्या होगा, आपका छाया क्षेत्र होता है। क्लियर हुआ। अब भूकंप संबंधित तीव्रता मापन, रिक्टर स्केल होता है एक ठो, और एक होता है क्या, मर्केली स्केल। खास तौर पे अभी वर्तमान में रिक्टर स्केल और मर्केली स्केल का ही प्रयोग किया जाता है। ये दो आप याद करेंगे। इसके अलावा भारत में देखिए भूकंप जनित क्षेत्र कौन कौन से, तो यहाँ पे भूकंप के लिए 4 जोन आपको बताया गया। यहाँ पे देखो जोन 2, 3, 4 और 1, 5। भारत में जो रेड सिग्नल दिखाई दे रहा होगा आपको, जोन नंबर 5, जैसे कि कश्मीर, पश्चिम भारत, मध्य हिमालय, आपका बिहार, आपका नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा और अंडमान निकोबार, ये वाला हिस्सा ही क्या है, आपका सबसे ज्यादा भूकंप जनित क्षेत्र है। अब कारण समझ में आ रहा होगा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये जो आपका भारतीय प्लेट था किससे टकराया, यूरेशियन प्लेट से। अब दोनों टकराने से यहीं पे क्या होगा, कंपन होगा ये वाले हिस्से पे। ये आपका मेन कारण बन गया, समझ में आ गया होगा। विश्व स्तर पे अगर देखें,
विश्व स्तर पर अगर देखें तो ये वाला हिस्सा आप ध्यान दे रहे होंगे इस मैप में, ठीक है। ये जो हिस्सा है एशिया है, ये हिस्सा नॉर्थ अमेरिका है और ये आपका साउथ अमेरिका है। हमने पृथ्वी को गोल ऐसा घुमा दिया है। बीच का हिस्सा क्या है, प्रशांत महासागर, ये यहाँ गति कर रही है और इधर गति कर रही है। अब दोनों प्लेट टकरा रही है तो ये वाला हिस्सा इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, अग्निवलय। तो अग्निवलय कहाँ पे है रिंग ऑफ फायर, तो प्रशांत महासागर में। जिस क्षेत्र में 68% ज्वालामुखी उद्गार या तो भूकंप आता है वो क्या कहलाता है, रिंग वलय या अग्निवलय बोल सकते हो। मतलब ध्यान देना ये प्रशांत महासागर वाला हिस्सा है। क्लियर हुआ। अब प्रश्नों को लेकर देखते हैं आगे। पहला प्रश्न है ये, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंप तरंग की उत्पत्ति होती है उस स्थान को कहा जाता है। जहां पे भूकंप की तरंग उत्पन्न होगा, फिर से ध्यान देंगे, जहां उत्पन्न होगा वो बोला गया है तो उसको क्या बोलेंगे, भूकंप केंद्र बोला जाएगा। अधिकेंद्र तो जब सरफेस पहुंचता है तब है वो। नेक्स्ट देखे, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है। मैंने बताया था लंब या क्षैतिज लॉन्गिट्यूडनल, तो क्या कहलाएगा वो क्षैतिज या तो क्षितिजी या तो इसे क्या बोलते हैं लंब तरंगे। ये ध्यान देंगे आप लोग, सबसे अधिक क्षति पहुंचाता है वही वाला हिस्सा, ठीक है। अग्निवलय प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां भूकंप का कुल क्षेत्र कितना आता है 68%। अग्निवलय बताया प्रशांत महासागर वाला हिस्सा आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, अगर आप में से कोई भी अगर पूरे थ्योरी को, पूरा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और भूकंप तीनों को अच्छे से समझ गए होंगे, वो इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में, एशिया के पूर्वी सीमांत कहने का अर्थ कौन सा हो गया, जो आपको मैंने मैप में दिखाया ये वाला हिस्सा, ये वाला एशिया का पूर्वी सीमांत, ये एशिया का पूर्वी सीमांत है, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा। क्वेश्चन यही बोलता है इसी के संबंध में होने वाले भूकंपों का कारण को बताता है। क्या कारण है कि एशिया के पूर्वी सीमांत अर्थात आप पढ़ते होंगे पूरे विश्व में सर्वाधिक भूकंप जनित क्षेत्र कौन है, जापान। तो ये आपका जापान है ये वाला हिस्सा, तो इसी जापान पे क्यों आता है सर्वाधिक भूकंप, तो उसका आपको जवाब देना है इस क्वेश्चन का। तो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, कमेंट में जवाब दीजिएगा ये थ्योरी समझ में आया कि नहीं आया। किसी को डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। कोशिश किया गया है कि कम समय में इस थ्योरी को समझाया जा सके। आराम से आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।